तो रासो काव्य पर आज बातचीत होना है। इससे पहले हम लोग सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य पे बातचीत कर लिए हैं, तो आज रासो साहित्य से शुरुआत होना है। रासो काव्य जैसे कि पहले से हम लोग जानते हैं कि रासो काव्य वीर गाथात्मक होता है, यानी कि वीर रस में लिखा गया होता है मुख्य रूप से कहा जाए तो, यानी कि इसमें ज्यादातर आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की गई, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की गई है रासो काव्य में। और रासो जिस काव्य ग्रंथ के नाम के पीछे यदि लगा है तो आप वहां पर अगर पूछा जाता है कि किस प्रकार की रचना है, किस रस में लिखी गई रचना है, तो संभवतः ज्यादातर वो वीर रस में होती है। बीसल देव रासो को छोड़ करके, बीसल देव रासो एक अपवाद है, तो बीसल देव रासो जो है ये श्रृंगारिक रचना है। बाकी की रासो जो भी है, चाहे परमाल रासो हो, पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासे है, जितने भी रासो हैं ये सब वीरगाथात्मक होती हैं। यहां पर एक शब्द जो आया है आपका रासो, ये रासो शब्द आखिर है क्या, रासो आखिर कहते किसको हैं? कहीं कहीं पर रासो को ही वीर कह दिया गया, वीर काव्य, रासो को ही वीर काव्य कह दिया गया, तो कहीं कहीं कहा गया, हर जगह नहीं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आखिर जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों में बहुत मतैक्य का भाव, यानी बहुत मतभेद है, विद्वानों में बहुत मतभेद है रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर के। सामान्यतः रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में मत दिया गया, गणपत चंद्रगुप्त जी का दिया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया गया, गारसा दत्तासी का दिया गया, ये तीन मत बहुत प्रचलित हैं, आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ज्यादातर तो आपका जो प्रश्न आता है रामचंद्र शुक्ल जी के मत से ही आ जाता है कि रसायन या रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अलग अलग विद्वान कौन कौन से मत हैं यहां पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ दिया गया मूल शब्द और दूसरी तरफ दिया गया प्रस्तोता। प्रस्तोता का मतलब है कि ये वे विद्वान हैं जिन्होंने इस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। जैसे रासो शब्द की उत्पत्ति रासव शब्द से, किससे? रासव शब्द से मानी, किसने? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी वही हैं जिन्होंने साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था। साहित्य और संवेदना का विकास यानी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास जो ग्रंथ लिखा था 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था यह ग्रंथ, और काफी चर्चित है। 1996 में इसी ग्रंथ के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने उस ग्रंथ में रासव शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मत है रामचंद्र शुक्ल जी का है, और ज्यादातर यही परीक्षा में आपको पूछ लिया जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है? तो रसायन से। किससे मानी है? रसायन से। रामचंद्र शुक्ल जी ने रसायन से रास और रास से रासो या रास या रासो शब्द की उत्पत्ति मान ली है। तो रसायन, रसायन को कहीं कहीं रसायन लिखा जाता है। भाई अड़ा को हम लोग ज्यादातर अवधि में ना बोल देते हैं, तो चाहे रसायन लिखा जाए चाहे रसायन आए, बात आपको एक ही समझना है कि रसायन या रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाला विद्वान कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। ये रामचंद्र शुक्ल जी वही हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ 1929 में लिखा था, प्रकाशित हुआ था। बहुत चर्चित, सबसे व्यवस्थित या सबसे वैज्ञानिक इतिहास आज तक का लिखा गया रामचंद्र शुक्ल का। उसी इतिहास ग्रंथ में इन्होंने रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। अगला है रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन है? यहां पर कई विद्वान हैं जो रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। अब यहां पर जब प्रश्न आएगा कभी, तो वहां पर ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान है जो रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से नहीं मानता है? ऐसा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। तो इसमें कौन कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद, चंद्रबली पांडे, ये 4-5 विद्वान हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद, चंद्रबली पांडे, ये विद्वान वे हैं जो रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं। किससे? रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानने वाले ये विद्वान हैं। आगे आता है रसिक शब्द से रासो की उत्पत्ति कौन मानता है? तो नरोत्तम स्वामी। कौन है? नरोत्तम स्वामी एक ऐसे विद्वान हैं जो रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक शब्द से मानते हैं। और रास शब्द से रासो की उत्पत्ति मानने वाले नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं।
तो नंद दुलारे वाजपेयी, ये नंद दुलारे वाजपेयी वही हैं जिन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था, ये वही नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रास शब्द से मानी है। और गारसा दत्तासी, ये भी मत खूब पूछते हैं, तो गारसा दत्तासी ने राजसूय, किससे? राजसूय शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मान ली गारसा दत्तासी ने। और जो राजसूय शब्द है, इस शब्द का यहां पर अर्थ बताया गया महान यज्ञ। राजसूय यज्ञ पहले होते थे, तो राजसूय का मतलब क्या है? महान यज्ञ कह दिया गया। तो राजसूय शब्द से रासो की उत्पत्ति मानने वाला कौन है? तो गारसा दत्तासी है। ये गारसा दत्तासी वही है जिन्होंने हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। इस्तवारदा ललित ऋतुरे इंदुए हिंदुस्तानी के नाम से लिखा था। 1839 में इसका पहला भाग, दूसरा भाग 1847 में, और इसका दूसरा जो खंड आया था या दूसरा संस्करण आया था 1871 में आया था। ये वही गारसा दत्तासी जी हैं। अगला आता है राजयश, यानी रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से कौन मानता है? तो हर प्रसाद शास्त्री, विंदेश्वरी पाठक, ये दो विद्वान हैं। हर प्रसाद शास्त्री कौन है? हर प्रसाद शास्त्री, विंदेश्वरी पाठक, ये राजयश से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। रासक, रास, रासा, रासु और रासो, ये क्रम बना दिया। ये क्रमबद्ध तरीके से एक विकास क्रम दिखा दिया गया। किसके द्वारा? भाई जब भी कभी विकास क्रम की बात आए या जब भी कभी वैज्ञानिकता की बात आती है, तो वहां पर हम लोग गणपत चंद्रगुप्त को याद रखते हैं। गणपत चंद्रगुप्त जी ने हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास के नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा था। हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास या हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। 1965 में प्रकाशित हुआ था। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा था। तो इतिहास ग्रंथ तो वैज्ञानिक तरीके से लिखा ही, साथ ही जो रासो शब्द की उत्पत्ति है, इस रासो शब्द की उत्पत्ति का एक विकास क्रम दे दिया। और विकास क्रम में क्या दिया कि रासक, रास, रासा, रासु और रासो, यानी रासक से रास बना, रास से रासा बना, रासा से रासु और रासु से रासो हो गया। तो ये एक उत्पत्ति का क्रम बता दिया। किसके द्वारा? गणपत चंद्रगुप्त जी के द्वारा बता दिया गया। आगे बात आती है रहस्य शब्द से रासो की उत्पत्ति मानने वाला विद्वान कौन है? तो डॉक्टर श्यामल दास और डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल। ये विद्वान ऐसे हैं जो रहस्य शब्द से, किससे? रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, कौन कौन विद्वान है? तो रासव शब्द से रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, रसायन से रामचंद्र शुक्ल जी, रासक से मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दशरथ शर्मा और माता प्रसाद चंद्रबली पांडे जी हैं। रसिक से मानने वाले नरोत्तम स्वामी, रास से नंद दुलारे वाजपेयी, राजसूय से गारसा दत्तासी, राजयश से हर प्रसाद शास्त्री और विंदेश्वरी पाठक, रासक, रास, रासा, रासु, रासो, ये क्रम जो बताया, ये बताया गणपत चंद्रगुप्त जी ने। और रहस्य शब्द से रासो की उत्पत्ति मानने वाले श्यामल दास, काशी प्रसाद जायसवाल जी हैं। ये मत यहां पर है, लगभग सभी मत आपको यहां पर दे दिए गए। कोई ना कोई एक आध मत आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का मत है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, गारसा दत्तासी जी का है और गणपत चंद्रगुप्त जी का है। ये थोड़ा सा ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो चार मत यहां पर हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी का कोई भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो लगभग सभी आप पढ़े रहोगे, आराम से परीक्षा में आप सही कर ले जाओगे। ये बात हो गई रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत। अब बात आती है कि जो रासो काव्य लिखा गया, रासो काव्य जो लिखा गया है, इस काव्य के अंतर्गत किस प्रकार का काव्य लिखा गया? तो जो पूरा रासो काव्य लिखा गया, 7-8 ग्रंथ मुख्य रूप से बहुत फेमस हैं इसमें, इस काव्य धारा में। तो उनमें से जो काव्य लिखे गए हैं वो किस प्रकार के काव्य हैं? तो 2 प्रकार के काव्य इस काव्य धारा में लिखे गए या इसमें लिखे गए रासो में। एक तो लिखे गए प्रबंध काव्य लिखे गए। प्रबंध काव्य क्या होते हैं? ये तो भाई सबसे पहले सबको बताया गया होगा। तो प्रबंध काव्य यानी खंड काव्य या महाकाव्य, 2 भेद होते हैं प्रबंध काव्य के मुख्य रूप से 2, बाकी आख्यानक भी आती हैं। तो या तो प्रबंध काव्य होगा या तो खंड काव्य होगा। तो इस शैली का लिखा गया पहला जो ग्रंथ है वो खुमार रासो है, जो कि दलपत विजय जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? दलपत विजय जी के द्वारा लिखा गया था खुमार रासो। अब यहां पर ध्यान रखना है कि रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत, रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? तो वो खुमार रासो हो जाता है। और दूसरा जो शैली है ये वीर गीत है, इसको अंग्रेजी में वैलेट्स कहते हैं, वीर गीत या वैलेट्स कहते हैं। और इस प्रकार का या इस शैली में लिखा गया पहला ग्रंथ जो है वो बीसलदेव रासो है। यहां पर दोनों तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है।
एक तो तथ्य आपको क्या याद रखना है कि जो रासो काव्य लिखा गया, जो रासो काव्य लिखा गया है वो दो रूपों में मिलता है, एक प्रबंध काव्य के रूप में और दूसरा वीर गीत या वेलेट्स के रूप में लिखा गया। जो प्रबंध काव्य लिखे गए उनमें सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है जो रासो काव्य के अंतर्गत आता है और प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है? तो खुमाण रासो है, बहुत फेमस है। दूसरा ऐसा पहला कौन सा ग्रंथ है जो वीर गीत के अंतर्गत आता है और रासो काव्य है? तो वो आपका विशलदेव रासो हो जाता है। और विशलदेव रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो आगे बात करेंगे, नरपत नाले जी के द्वारा लिखा गया। तो ये दोनों तथ्य यहां से आपको याद रखने हैं। आगे अब बात आती है कि रासो काव्य की विशेषताएं क्या हैं। जो रासो साहित्य लिखा गया है इस साहित्य में कौन कौन सी विशेषताएं आपको दिखाई पड़ती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इनमें इंगित की गई हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोई भी साहित्य हो, कोई भी काव्य हो, सब में ढेर सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी महत्वपूर्ण है जिन पर चर्चा होनी है। तो ये रासो काव्य के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले बात आती है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों की अधिकता। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों की अधिकता। भाई इससे पहले भी हम लोग जब बात किए होंगे आदिकाल की विशेषताओं के बारे में तो वहां पर भी बातचीत हुई होगी कि इसमें एक रासो काव्य लिखा गया। क्या लिखा गया? रासो काव्य भी लिखा गया है। तो अब यहां पर रासो काव्य क्या है आखिर? तो रासो का मतलब यहां पर बताया गया था कि भाटों के द्वारा लिखा गया, चारणों के द्वारा लिखा गया। यानी कि भाट किसको कहते हैं, चारण किसको कहते हैं? तो भाट के बारे में आप लोग जानते होंगे या चारण के बारे में जानते होंगे। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग भी आते थे, जैसे भिखारी लोग आते हैं तो भिखारी एक अलग पार्टी हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी मांगने वाले लोग आते थे, धार्मिक लोग, जो धर्म के नाम पर या कह सकते हो कुछ गीत सुना करके या आपकी प्रशंसा करके वो आपसे पारितोषिक मांगते थे या उसके बदले अनाज पैसा जो भी कुछ आपको बनता था लोग देते थे। तो वो क्या करते थे? आपकी झूठी प्रशंसा करते थे। कभी कभी वो प्रशंसा अच्छी भी होती थी, यानी कि सही भी हो सकती थी, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल झूठी होती है, लेकिन हमेशा वो बढ़ा चढ़ा करके आपकी प्रशंसा करते थे। भाई आपसे अगर कोई चीज लेना है, कोई चीज आपसे लेना है तो क्या करोगे? अगर जो आप उसकी बुराई करोगे तो क्या वो आपको मांगने पर देगा? कभी नहीं देगा। तो इसलिए क्या होता है कि अगर जो कोई मांगने वाला है तो हमेशा क्या करता है? आपकी तारीफ करता है, और जब तारीफ करता है तो आप खुशी खुशी उसको दे देते हो। तो वही चीज यहां पर भी थी कि इस काव्यधारा के जो भी कवि हैं, इस काव्य रूप के या काव्य परंपरा के जो भी कवि हैं वे प्रायः राजाओं के आश्रय में रहते थे। कहां? राजाओं के आश्रय में रहते थे। और उस समय आपको पता होगा 1000 ईस्वी के आसपास, 11वीं ईस्वी के आसपास, यानी क्या था कि हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और राजा या तो अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए या अपने राज्य विस्तार के लिए या फिर किसी महिला स्त्री के लिए युद्ध आपस में किया करते थे। तो अब अगर जो किसी राजा के यहां कोई रह रहा है और उसकी प्रशंसा करेगा तो प्रशंसा यहां के लोग क्या करते थे? युद्धों में भी जाते थे, जो कवि लोग होते थे वहां पर उनके जाकर के प्रशंसात्मक गीत गाते थे, प्रशंसा करते थे। तो अब उनका उत्साह वर्धन होता होगा, या फिर किसी स्त्री की सुंदरता का बखान करना हुआ, वहां पर बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया। तो यानी यहां पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों की अधिकता है, यानी बढ़ा चढ़ा करके यहां पर वर्णन किया गया है, चाहे वो स्त्री की सुंदरता का हो, चाहे राजा की शूरवीरता का हो, किसी भी प्रकार की वर्णन हो तो वो कैसा है? अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। ऐतिहासिकता और राष्ट्रीयता का अभाव, जैसे अभी हमने कहा कि राष्ट्रीयता का अभाव। राष्ट्रीयता का अभाव क्या है? यानी हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में उस समय बटा था और प्रत्येक छोटे छोटे टुकड़ों के राजा हुआ करते थे, और इस प्रकार से पूरा देश हमारा जो था वो छोटे छोटे टुकड़ों में ही बटा था, पूरी राष्ट्रीयता नहीं थी। जैसे आजकल हम लोग क्या कहते हैं कि आज भी तो वैसे ही सर जी है, पूरा देश हमारा हिंदुस्तान है, हम उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के, हम उत्तराखंड के, हम जम्मू कश्मीर के हैं, फलाने धमाके के। तो क्या है वहां पर अभी तो हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन नागरिकता हमारी क्या है? पूरी वो भारतीय है। भाई हम लोग कहते हैं चाहे जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो, चाहे मध्य प्रदेश का रहने वाला हो, चाहे आपका यूपी का रहने वाला हो, चाहे बिहार का रहने वाला हो, क्या कहेगा? हम भारतीय हैं। पहले तो बिहारी या यूपी वाले, फिर भारतीय हैं। नागरिकता हमको एक ही मिली है। तो हमारा देश पूरा एक सूत्र में राष्ट्रीय एकता में बंधा हुआ है। ये उस समय ऐसा नहीं था, उस समय ऐसा नहीं था। दूसरा, ऐतिहासिकता का अभाव है। ऐतिहासिकता का अभाव है। ऐतिहासिकता चाहे राजा के युद्धों, राजा के द्वारा किए गए युद्ध संबंधी विवरण दिए गए, तिथियां दी गई, रचना संबंधी जो तिथियां दी गई हैं, या जो उसमें वर्णन दिया गया, जो विषय वस्तु ली गई है, उसमें भी कहीं कहीं पर ऐतिहासिकता का अभाव है। तो यहां पर जो भी काव्य लिखा गया है उसमें ऐतिहासिकता का अभाव और
राष्ट्रीय एकता का भाव, दोनों अभाव दृष्टिगोचर होते मिलते हैं। युद्धों का सजीव वर्णन अभी बता ही दिया गया, राजाओं के साथ जाते थे और युद्धों का सजीव वर्णन करते थे। अप्रमाणिक ग्रंथों की अधिकता, अप्रमाणिक ग्रंथ चाहे इस काल के या इस काव्यधारा के जो भी काव्य ग्रंथ हैं, पृथ्वीराज रासो है, बीसलदेव रासो है, विजयपाल रासो है, खुमान रासो है, लगभग सभी ग्रंथों की प्रमाणिकता असंदिग्ध है, यानी संदिग्ध ऐसा कह सकते हो, यानी कि ठीक ठाक नहीं वर्णित की गई है। अलग अलग विद्वान अपने अपने हिसाब से इसका वर्णन करते हैं, यानी यहां पर अप्रमाणिक ग्रंथों की अधिकता है। नारी के रूप सौंदर्य का वर्णन या नारी के रूप सौंदर्य का चित्रण। अब नारी के रूप सौंदर्य का चित्रण किया जाएगा। भाई राजा लोग बताया गया 3 चीजों के लिए लड़ते थे, एक तो अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, राज्य विस्तार के लिए और किसी स्त्री के लिए। तो अब स्त्री के लिए कौन लड़ेगा? जो सुंदर स्त्री देखेगा सुंदर के पास जाएगा। वही तो सुंदर स्त्री का वर्णन किया गया, नारी की सुंदरता का वर्णन यहां पर किया गया। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, अगर युद्ध की बात होगी तो वीर रस होगा, नारी के रूप सौंदर्य की बात होगी तो श्रृंगार रस होगा। दोनों की प्रधानता है, यानी प्रमुख तो दोनों रस है, वीर और श्रृंगार दोनों रस प्रमुख हैं, लेकिन इन दोनों में से अगर आपको चयन करना होगा तो आप वीर रस करोगे। क्या करोगे? वीर रस, क्योंकि वीर रसात्मक ज्यादा काव्य ग्रंथ लिखे गए, श्रृंगारिक थोड़ा सा कम लिखे गए। अब बीच बीच में श्रृंगार रस की प्रधानता हुई। छंदों की विविधता, यानी कि इस काव्यधारा में या इस काव्य परंपरा में छंदों की विविधता है, यानी भांति भांति के कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। यहां तक अगर जो बात कर रहे हो केवल पृथ्वीराज रासो की ही, तो पृथ्वीराज रासो में मात्र 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग कर दिया गया। कितने? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग कर दिया गया। यह आपको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग तो केवल पृथ्वीराज रासो में ही कर दिया गया, तो पूरे काव्य रूप में कितने छंदों का प्रयोग किया गया होगा? यानी कि विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, वैसे डिंगल पिंगल भाषा नहीं, डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन डिंगल पिंगल कहीं कहीं शैली के रूप में प्रयुक्त होता है और कहीं कहीं भाषा के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आपको समझ लेना है कि आखिर डिंगल पिंगल है क्या, डिंगल पिंगल ये है क्या, ये कौन सी भाषा है, कौन सी शैली है। तो इस पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते तो काफी आसान हो जाती है। यहां से भी कभी कभी प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है एक डिंगल भाषा यहां पर बताई गई या डिंगल शैली बताई गई। दूसरे को कह सकते हो कि ये पिंगल शैली है। क्या है? पिंगल शैली। एक डिंगल शैली और एक पिंगल शैली है। ये दोनों शैलियां याद रखिएगा, पूछा जाता परीक्षा में। तो जो इस समय जो डिंगल शैली है, तो डिंगल शैली में एक तो भाषा थी अपभ्रंश। क्या थी? अपभ्रंश। अब अपभ्रंश भाषा इसमें भी थी और अपभ्रंश भाषा पिंगल शैली में भी है। यानी कि जिस समय आदिकालीन रासो साहित्य लिखा जा रहा था उस समय अपभ्रंश भाषा भी प्रचलित हो रही होगी, जब उस समय बोली जा रही होगी, अभी खत्म नहीं हुई। अपभ्रंश भाषा में जब मेल हुआ राजस्थानी भाषा का, किसका मेल हुआ? राजस्थानी भाषा का मेल हुआ। तो राजस्थानी भाषा का जब मेल हुआ उससे जो शैली बनी ये आपकी डिंगल शैली कहलाई। यानी डिंगल शैली में अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का मेल पाया जाता है, या कह सकते हो कि अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिलने से जो शैली बनती है उसको डिंगल कहा गया, या डिंगल भाषा, डिंगल शैली, जो भी कुछ कह लो, कहा गया। पिंगल में क्या है भाई? पिंगल शैली है तो अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा का मेल हुआ। किसका मेल हुआ? ब्रज भाषा का मेल हुआ। तो अब ब्रज भाषा और अपभ्रंश मिलकर के क्या बनाएंगे? पिंगल शैली बनाएंगे। अब देखो अपभ्रंश भाषा भी कर्कश, राजस्थानी भाषा भी कर्कश, दोनों भाषाएं कर्कश यानी कड़वी, बोलने में सुनने में श्रुत मतलब शुद्ध कटुत्व शब्दों का प्रयोग किया गया यहां पर। तो यानी कि डिंगल जो शैली है, क्या है? ये जो डिंगल शैली है इसको कर्कश शैली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है? तो कर्कश है, यानी सुनने में अच्छी नहीं लग रही है। जो पिंगल है तो पिंगल में अपभ्रंश थोड़ा बहुत भले कड़वी हो, लेकिन जो ब्रज भाषा है ये तो बड़ी मधुर भाषा है। क्या है? बड़ी मधुर भाषा है ब्रज भाषा। इसलिए पिंगल जो पिंगल शैली है ये मधुर शैली कही गई। क्या कही गई? मधुर शैली कही गई, या कर्णप्रिय शैली कही गई, ऐसा कह सकते हो। कर्णप्रिय कहो या मधुर शैली कहो। तो जो पिंगल शैली है आपको ध्यान रखना है कि पिंगल शैली की रचना कैसे होती है? तो अपभ्रंश में ब्रज भाषा के मेल से, अपभ्रंश में ब्रज भाषा का जब मेल होता है और जो शैली बनती है उसको पिंगल शैली कहते हैं। और पिंगल शैली मधुर होती है या सुनने में अच्छी लगती है।
दूसरा डिंगल शैली अपभ्रंश प्लस राजस्थानी का मेल होता है और यह सुनने में कड़वी होती है, इसीलिए इसको कर्कश शैली कहा गया। क्या कहा गया? कर्कश कहा गया, इसकी प्रकृति कर्कश है। और जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि आदिकालीन साहित्य का ज्यादातर साहित्य राजस्थान से प्राप्त होता है। कहां से? राजस्थान से प्राप्त होता है। इसलिए इस काल की रचनाओं में राजस्थानी भाषा का पुट जरूर मिलता है, ज्यादातर मिल जाता है, कुछ एक स्थान पर ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। क्योंकि राजस्थान से सटा हुआ जिला हमारा आगरा पड़ता है, मथुरा पड़ता है, तो वहां पर ब्रज भाषा बोली जाती है, तो उस क्षेत्र के विशेष के कारण वहां पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव आ जाता है। तो ये 8 विशेषताएं यहां पर बताई गई। कौन सी 8 विशेषताएं बताई गई हैं रासो साहित्य की, और सभी विशेषताएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे अब बात आती है जो प्रमुख रचनाकार है। क्या है? प्रमुख रचनाकार है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों के पास नोट्स पहले का ही है या अभी तक जिनके पास नोट्स है, उसमें हमने ये हेडिंग थोड़ा सा चेंज की है। यहां पर पहले आपके लिखा होगा प्रमुख रचनाएं लिखा होगा। क्या लिखा होगा? प्रमुख रचनाएं लिखा होगा। यहां पर रचनाकार आ गया, बस इतना अंतर है। बाकी जो रचनाएं यहां पर थी वो रचनाएं यहां पर आ गई, यानी कि नीचे आ गई, बस इतना अंतर हुआ है। बाकी लिखा सब वही है, लिखा सब वही है, कोई अंतर नहीं किया गया, केवल प्रकृति यहां पर बदली गई थोड़ी सी। तो यह बहुत परेशान नहीं होना कि हमारे में नहीं है सर जी। हाँ, तो प्रमुख रचनाकार तो रासो काव्य के अंतर्गत पहले ही रचनाकार आ जाते हैं दलपत विजय। कौन है? दलपत विजय हैं। ये दलपत विजय वही हैं जिन्होंने प्रबंध काव्य रूप में पहला रासो काव्य लिखा था। वो दलपत विजय ने कौन सा? खुमान रासो। क्या लिखा था? खुमान रासो लिखा था। तो ये खुमान रासो देखो इनकी रचना है, खुमान रासो प्रमुख ग्रंथ है। और ये कैसा ग्रंथ है? पहला है प्रबंध काव्य, पहला प्रबंध काव्य जो रासो काव्य के अंतर्गत, यानी कि रासो काव्य परंपरा का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? तो खुमान रासो है, जिसके रचनाकार कौन है? तो दलपत विजय है। और जो खुमान रासो है, इसकी रचना तिथि को लेकर के, रचना काल को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसका रचना समय 9वीं शताब्दी मानते हैं। कितना? 9वीं शताब्दी मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसका समय 17वीं शताब्दी मान लेते हैं। यानी कितना अंतर आ गया। कुछ लोग 9वीं शताब्दी, कुछ लोग 17वीं शताब्दी, यानी कि लगभग 800 वर्षों का अंतर आ गया। कितना? 800 वर्षों का अंतर दोनों में देखो आ गया। कुछ लोग 17वीं शताब्दी, कुछ लोग 9वीं शताब्दी मानते हैं। खैर, दोनों आपको याद रखना है। और इसमें दोहा, सवैया, कवित्त आदि मुख्य छंदों का प्रयोग किया गया है। तो दोहा, कवित्त और सवैया आदि छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। इस प्रबंध काव्य में चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन किया गया है। यानी कि यह प्रबंध काव्य जो है, जो रासो काव्य परंपरा का पहला काव्य ग्रंथ, पहला काव्य प्रबंध है या प्रबंध काव्य है। और इसमें किसकी? चित्तौड़ के राजा खुमान की वीरता का वर्णन किया गया है। और खुमान ने अपने जीवन काल में कुल मिलाकर के 24 युद्ध लड़े थे। यानी खुमान ने अपने जीवन काल में कुल कितने युद्ध लड़े? तो 24 युद्ध लड़े थे। और इसमें कुल मिलाकर 5000 छंद हैं। कितने छंद हैं? 5000 छंद हैं। और इस रचना की जो प्रति है वो पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसकी प्रति कहां पर सुरक्षित है? तो इसकी प्रति जो है पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा कि रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत जो ग्रंथ हैं उनकी प्रति कहां पर सुरक्षित है, क्योंकि इनकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। प्रमाणिकता क्या है? संदिग्ध है, यानी कि ठीक ठाक नहीं पता चल पा रही है। इसलिए इसका जो भी रूप मिला, जो भी प्रति मिली, कहीं ना कहीं सुरक्षित रख ली गई। तो इसकी प्रति कहां सुरक्षित है? तो पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। अगले रचनाकार आते हैं नल्ल सिंह भाट। कौन है? नल्ल सिंह भाट आते हैं। नल्ल सिंह भाट की प्रमुख रचना है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? नल्ल सिंह भाट। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक नल्ल सिंह भाट है और एक रचनाकार है नरपत नाल। दोनों मिलते जुलते नाम हैं और आपको बहुत भ्रम पैदा करते हैं कि ये बीसल देव रासो के रचनाकार हैं कि विजयपाल रासो के रचनाकार हैं। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है या बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? यहां पर बहुत मतभेद होता है। हमको होता है, हो सकता है आपको भले ना होता हो, लेकिन हमको होता है तो आपको भी हो सकता है, होता जरूर होगा। तो विजयपाल रासो आपको याद रखना है। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? नल्ल सिंह भाट हैं। ये विजयपाल रासो जो है 12वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी। कब? 12वीं शताब्दी के आसपास इसका रचना काल माना जाता है। और इस
विजयपाल रासो में विजयगढ़ के राजा, इस विजयपाल रासो में विजयगढ़ के राजा विजयपाल की वीर गाथा वर्णित की गई है। यानी कि इस विजयपाल रासो में नल्ल सिंह ने किसकी वीरता का वर्णन किया है? तो विजयगढ़ के राजा, कहां के? विजयगढ़ के राजा विजयपाल की वीर गाथा वर्णित की है। और यह ग्रंथ अनुपलब्ध है, यानी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जो विजयपाल रासो है ये अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, अनुपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। और यह किस प्रकार का काव्य है? तो यह वीर गीत है। क्या है? यह वीर गीत लिखा गया है, वीर गीत शैली में लिखा गया है, वायलेट्स है। इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं आते। अगली रचना आती है, अगली रचनाकार है नरपत नाल, जिनकी भी चर्चा हो रही थी। और नरपत नाल की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बीसल देवरासो। ये बहुत पूछी जाती है बीसल देवरासो। बीसल देवरासो संबंधित 4-5 तथ्य हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। एक तो पहला, बीसल देवरासो के रचनाकार कौन है? तो बीसल देवरासो के रचनाकार नरपत नाल हैं। और इस रचना के संबंध में, यानी बीसल देवरासो का रचना काल जो है ये विवादास्पद है। यानी कि इस विवाद में बहुत मतभेद है, कई मतभेद है। 4-5 मत आपको दिए जा रहे हैं, वैसे कई मत हैं बीसल देवरासो के रचना काल के संबंध में। जैसे कि इससे पहले वाले पेपर में आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने लगे हैं कि रचना काल के संबंध में जो मतभेद है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत पूछ लेते हैं परीक्षा में। अब ऐसी कुछ प्रकृति चलने लगी प्रश्न पूछने की, इसलिए आपके नोट्स में दिया गया। क्या दिया गया है इसके रचना काल के संबंध में? एक तो पहला, रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी ने इस बीसल देवरासो के संबंध में, रामचंद्र शुक्ल जी ने बीसल देवरासो के रचना काल को लेकर के एक दोहा दिया, एक छंद लिखा। क्या लिखा? 1200 बहोत्रा मझारी, 1200 बहोत्रा मझारी, जेठवदी नवमी बुधवार, नाल रसायन आरंभई, शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। इस दोहे से, ये दोहा कहां लिखा गया? तो ये दोहा जो लिखा गया बीसल देवरासो में लिखा गया। किसके द्वारा? नरपत नाल जी के द्वारा लिखा गया। और इस दोहे का उद्धरण दिया रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में। ये दोहा लिखा है। क्या लिखा? कि इस दोहे के आधार पर उन्होंने इस ग्रंथ का रचना काल जो है संवत 1212 स्वीकार किया। यानी कि इस दोहे के आधार पर, इस छंद के आधार पर, यह छंद कहां पर लिखा गया है? तो बीसल देवरासो में। लिखा किसने? तो बीसल देवरासो की रचनाकार नरपत नाल ने लिखा है। ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने इस दोहे का उद्धरण दिया है। कहां पर? अपने इतिहास ग्रंथ में। तो यहां पर समझना क्या है कि इस दोहे के आधार पर इसमें जो 1200 बहोत्रा दिया गया, तो 1200 बहोत्रा से इन्होंने 1212 स्वीकार किया है रामचंद्र शुक्ल ने। तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बीसल देवरासो का रचना काल क्या है? तो संवत 1212, संवत 1212 रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा वही हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। 1938 में प्रकाशित हुआ इनका इतिहास। और ये अधूरा इतिहास है, अधूरा, पूरा नहीं हो पाया। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही जिक्र किया, आदिकाल और भक्ति काल का ही इन्होंने जिक्र किया है। रीतिकाल से आगे नहीं लिख पाए, ये आपको ध्यान रखना, अधूरा इतिहास है। तो इन्होंने, रामकुमार वर्मा ने इसकी रचना संवत 1058 सिद्ध की है। यानी कि रामकुमार वर्मा बीसल देवरासो का रचना काल 1058 संवत सिद्ध करते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी संवत 1212 की बात करते हैं। फिर आगे बात आती है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने इसका रचना काल संवत 1030 से संवत 1056 के मध्य स्वीकार किया है। यानी कि डिसाइड ही नहीं कर पाए, निश्चित ही नहीं कर पाए कि आखिर कब लिखी गई। तो एक मध्य समय दे दिया कि यहां से यहां तक इस समय काल में यह ग्रंथ लिखा गया होगा। तो क्या समय है? संवत 1030 से संवत 1056 के बीच बीसल देवरासो का समय मानते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी। और मिश्र बंधुओं ने इस ग्रंथ का समय संवत 1220 स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? तो मिश्र बंधुओं के अनुसार बीसल देवरासो का समय, मिश्र बंधुओं के अनुसार बीसल देवरासो का समय संवत 1212 है। और लाला सीताराम ने, किसने? लाला सीताराम ने इस ग्रंथ का समय संवत 1272 बताया। ये 1272 को 72 मान लिए, तो संवत 1272 मान लिया कौन? लाला सीताराम ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी,
कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसका रचना काल 1545 से 1660 के बीच बताते हैं। कब? 1545 से 1660 के बीच बताते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1545 से 1660 क्या है? ये ईस्वी में होगा, सन में होगा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी संवत में बात नहीं करते, हमेशा सन में बात करते हैं। तो ये सन 1545 से 1660 ईस्वी के बीच लिखा हुआ बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और इसी मत पर अपनी मोहर लगा देते हैं कौन? मोतीलाल मिनारिया भी। तो मोतीलाल मिनारिया भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत पर अपनी मोहर यानी कि अपना मत दे देते हैं। यानी कि दो लोग मानते हैं 1545 से 1660 ईस्वी। ये समय हो गया किसके संबंध में? तो बीसल देव रासो के संबंध में। अब सभी मत याद रहे जरूरी नहीं है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी का मत भूल जाओ ये जरूरी है, नहीं भूलना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का भूल जाओ, नहीं भूलना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भूल जाओ, नहीं भूलना। मिश्र बंधुओं का नहीं भूलना है। भाई रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन चार विद्वानों के मत तो भूलना ही भूलना नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। परीक्षा में यही पूछे जाते हैं ज्यादा, छोटे विद्वानों के कम पूछे जाते हैं, बड़े विद्वान जो है इनके ज्यादा मत आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये तो बात हो गई इनके समय को लेकर के, इस रचना काल के समय को लेकर के। वैसे देखा जाए, ये देखो शर्मा ने बदल दिया, वैसे देखा जाए तो इस ग्रंथ का रचना काल संवत 1212 समीचीन है। अब देखो रामचंद्र शुक्ल जी कह दिए तो उनकी बात को कौन काट सकता है? तो यहां पर भी एक मत दे दिया गया अंत में कि हाँ संवत 1212 मान लेना चाहिए, ये कह दिया गया। तो जरूरी नहीं कि मान लिया जाए, अलग अलग विद्वानों के अनुसार आपको अलग अलग बताना है। यह विरह परक संदेश काव्य है। कैसा काव्य है? यह एक विरह परक संदेश काव्य। ये संदेश काव्य क्या होता है? संदेश काव्य का मतलब कुछ अलग काव्य नहीं है, इसमें संदेश भेजा जाता है, संदेश प्रेषित किया गया। जैसे मेघदूत में बादलों के द्वारा संदेश भेजा गया था, वैसे ही एक संदेश रासक रचना लिखी गई, संदेश रासक अब्दुल रहमान की। वो भी क्या है? ऐसा ही क्या नाम संदेश सूचक शब्द है, यानी कि ये संदेश काव्य है। वैसे ही यहां पर भी आपका विरह परक संदेश काव्य है। यहां कैसा है? ये भी संदेश काव्य के अंतर्गत आता है। कैसे? अभी आगे बात करेंगे। रासो ग्रंथ होते हुए भी यह श्रृंगारी काव्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो भूलना ही नहीं है। अगर जो बीसल देव रासो के बारे में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से 9 बार तो यही पूछा जाता है कि बीसल देव रासो किस प्रकार का काव्य है। तो बीसल देव रासो, रासो शब्द पीछे लगा हुआ है, लेकिन ये वीर गाथात्मक नहीं, ये कैसी है? ये वीर गीत यानी कि श्रृंगारिक रचना के अंतर्गत है। कैसी है? श्रृंगारिक रचना है। क्यों है? आगे बताएंगे, कभी भी अपने इस ग्रंथ के बारे में कहता है। दूसरा, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसी ग्रंथ में हुआ है। इसी ग्रंथ का मतलब क्या है? बीसल देव रासो में। तो हिंदी में जो 12 मासा का वर्णन मिलता है, आगे चलकर मलिक मोहम्मद जैसी का 12 मासा बहुत फेमस हुआ, चढ़ा आषाढ़ सावन घन गाजा, वो जो वर्णन किया है उन्होंने, तो वो वर्णन सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था? तो बीसल देव रासो से। किससे? बीसल देव रासो में सबसे पहले वर्णन हुआ। यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके परीक्षा में। और 12 मासा का प्रारंभ इन्होंने किस मास से? कार्तिक मास से प्रारंभ किया है। मलिक मोहम्मद जैसी का जो 12 मासा है पद्मावत में, वो आषाढ़ मास से शुरू होता है। किससे? आषाढ़ मास से शुरू होता है, लेकिन यहां पर ये कार्तिक मास से, किससे? कार्तिक मास से शुरू हुआ दिखाया गया है। और यह एक वीर गीत है, वैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यहां से 2 तथ्य याद रखिएगा। एक, हिंदी में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन इसी में हुआ है, और इस ग्रंथ में 12 मासा का प्रारंभ कार्तिक मास से हुआ है। और यह श्रृंगारी काव्य है, यानी श्रृंगार रस प्रधान है, श्रृंगारिक रचना है। कैसी है? श्रृंगारिक रचना है। और बीसल देव रासो के रचनाकार नरपत नाल है। और इसमें चरण 2000 है। कितने? 2000 चरण है, और कुल मिलाकर 125 छंद है। छंद कितने? तो 125 छंद हैं। और बीसल देव रासो की समस्त कथा के केंद्र में स्त्री ही है। क्या है? स्त्री ही है। बीसल देव रासो की समस्त कथा के केंद्र में कौन है? तो मात्र स्त्री ही है। इसीलिए स्वयं कवि ने, किसने? स्वयं कवि ने भी इस ग्रंथ को स्त्री रसायन कहा है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य ग्रंथ को, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य ग्रंथ को स्त्री रसायन कहा गया है? तो बीसल देव रासो को स्त्री रसायन कहा गया। किसने कहा? स्वयं कवि ने, स्वयं नरपत नाल ने इसको स्त्री रसायन कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि इसकी कथा के केंद्र में स्त्री ही है।
और इस ग्रंथ की नायिका के संबंध में कहा गया है, इस ग्रंथ की नायिका के संबंध में कहा गया। भाई नायिकाएं तो कई ग्रंथों में है, लेकिन इस ग्रंथ की नायिका के बारे में विशेष क्या है यह पूछा जा सकता है, क्योंकि सबसे अलग है नायिका। क्या कहा गया? मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में, मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिख पड़ती है। यानी कि मध्य युगीन साहित्य में, मध्य युगीन साहित्य में जितनी नायिकाओं का वर्णन किया गया है, उन सभी नायिकाओं में से इसकी विशेषता क्या है कि ये जबान की बहुत तेज, किसकी? जबान की बहुत तेज और मन की इतनी खरी है कि इस प्रकार की और कोई नायिका दिखाई नहीं पड़ती है। यदि यह कथन पूछ लिया जाए कि किस ग्रंथ की नायिका के संबंध में कहा गया, तो बीसल देव रासो की नायिका के संबंध में कहा गया कि मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिख पड़ती है। आगे बात आती है इसकी संक्षिप्त कथा के संबंध में। आपके जिनके पास पुराने नोट्स होंगे, हो सकता है कथा ना दी गई हो, तो अभी हम जो नोट्स अपडेट किए हैं उसमें छोटे छोटे कथा भी दे दिए, सारांश भी दे दिया, ताकि उसके संबंध में थोड़ा सा याद रहे, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता यहां पर भी नहीं है। क्या कहा गया? अजमेर के राजा बीसल देव, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बीसल देव रासो है, तो बीसल देव रासो में कहां के राजा की बात हो रही है? तो अजमेर के राजा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, जैसे पिछली बार पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में कि ढोला मारूरा दूहा का राजा का जो नायक है राजा नल, वो किस वंश से संबंधित था। अब यहां से यह भी पूछा जा सकता है किस राज्य का राजा था, कहां का राजा था, ऐसे भी पूछा जा सकता, तो याद रखिएगा। तो अजमेर के राजा बीसल देव को अपने वैभव यानी अपने वैभव धन संपत्ति पर बहुत अभिमान है, यानी अजमेर के राजा बीसल देव को अपने वैभव पर बहुत अभिमान है। एक दिन अपनी रानी राजमती से, जो कि जैसलमेर की राजकुमारी है, कहां की? जैसलमेर की राजकुमारी, ये भी याद रखिएगा, राजकुमारी कहां की है? जैसलमेर की राजकुमारी है। नाम क्या है? राजमती है, यानी बीसल देव की नायिका राजमती है। और ये कहां की राजकुमारी है? तो जैसलमेर की राजकुमारी है। पर इसे प्रकट करता है, यानी कि अजमेर के राजा बीसल देव अपने धन वैभव पर बहुत अभिमान हो गया उनको, और ये बात एक दिन अपनी रानी यानी कि राजमती, जो कि कहां की रानी है? तो जैसलमेर की राजकुमारी है, उनसे यह बात कह देता है। राजमती जो कि स्पष्ट भाषणी है, राजमती क्या है? स्पष्ट भाषणी है। अभी इससे पहले कहा गया है जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी, कोई और दूसरी नायिका नहीं। अब जबान की तेज तो कहेगी है ये राजमती, जो कि स्पष्ट भाषणी है, पति के झूठे डींग का पोल खोल देती है कि उससे अधिक उड़ीसा के राजा का ऐश्वर्य है, उससे अधिक उड़ीसा के राजा का ऐश्वर्य है। यानी कि ये अपनी पत्नी पर डींग मारता है कि हमारे पास इतना धन इतना दौलत है, तो पत्नी स्वयं तुरंत कह देती है, स्पष्ट भाषणी है इसलिए क्या कहते, तुरंत कह दिया कि तुम्हारे पास क्या धन है, इससे ज्यादा धन तो उड़ीसा के राजा के पास है। अब वहां हीरे की खान है, किसकी खान है? हीरे की खान है। तब बीसल देव यह प्रतिज्ञा करता है कि जब तक वह उड़ीसा से हीरे लेकर नहीं लौटेगा वह नहीं आएगा। वह राजा के यहां 12 वर्ष नौकरी करता है। कितने वर्ष? 12 वर्ष, याद रखिएगा कितने वर्ष नौकरी करता है, तो 12 वर्ष नौकरी करता है। और इधर राजमती 12 वर्ष विरह में काटती है। राजमती कितने वर्ष विरह में काटती है? तो राजमती 12 वर्ष विरह में काटती है। अंत में उड़ीसा के राजा के पास खबर भिजवाती है। असलियत जानने पर उड़ीसा नरेश बीसल देव का सम्मान करते हुए अतुल संपत्ति के साथ विदा करते हैं। इस प्रकार राजा बीसल देव तृतीय और राजा भोज की पुत्री राजमती का पुनर्मिलन होता है। अब ये पुनर्मिलन होता है कितने दिन बाद हो रहा है? तो ये 12 वर्ष का वनवास या 12 वर्ष की विरह अवस्था थी, तो 12 वर्ष बाद इनका पुनर्मिलन होता है। तो ये 12 वर्ष जरूर याद रखिएगा कि 12 वर्ष कहां रहता है? उड़ीसा में रहता है। कौन? नायक। दूसरा, बीसल देव रासो 4 खंडों में विभाजित है।
यानी कि जो बीसल देव की कथा है, बीसल देव की जो कथा है ये 4 खंडों में विभाजित है। जैसे रामचरितमानस की कथा 7 कांडों में है, वैसे ही बीसल देव रासो की कथा जो है ये 4 खंडों में है। चारों खंडों की विशेषताएं क्या है थोड़ा थोड़ा संक्षेप में देखते हैं। जो पहला खंड है, प्रथम खंड, इस खंड में राजा बीसल देव और राजमती के विवाह का वर्णन किया गया। यहां से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजा बीसल देव और राजकुमारी राजमती के विवाह का वर्णन किस खंड में किया गया है? तो पहले खंड में। कितने खंड में? पहले खंड में। कुल 4 खंड हैं इसमें, और जिसके पहले खंड में राजा और रानी यानी नायक नायिका के विवाह का वर्णन किया गया। द्वितीय खंड, इस खंड में राजा की राजमती के प्रति उदासीनता, इस खंड में राजा की राजमती के प्रति उदासीनता और राजा की उड़ीसा यात्रा का उल्लेख किया गया है। और तृतीय खंड में, इस खंड में राजमती के वियोग का वर्णन है। यह खंड बड़ा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि बीसल देव रासो में रानी नागमती की विरह दशा का वर्णन किस खंड में किया गया है? तो विरह दशा का वर्णन, विरह काव्य का वर्णन कहां पर किया गया? तृतीय खंड में किया गया। और चौथा खंड, इस खंड में बीसल देव भोजराज के यहां जाकर अपनी रानी को चित्तौड़ ले आता है, पर यह ग्रंथ, यह जो खंड है अनुपलब्ध है। तो जो चौथा खंड है ये क्या है? अनुपलब्ध है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है ये चारों खंडों की कहानी कैसे कैसे कही गई, चारों खंडों की कहानी कैसे कैसे कही गई, क्या क्या किसमें है। तो पहले में विवाह, दूसरे में राजा का रानी के प्रति उदासीनता और उड़ीसा जाना, तीसरे में विरह वर्णन, चौथे में पुनर्मिलन। ये 4 खंड हैं। राजमती एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेश भेजती है। यह पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा संदेश भेजती है? तो राजमती अपने पति यानी कि बीसल देव के पास, जो उड़ीसा में रह रहा है, किसके पास संदेश किससे भेजती है? तो एक पंडित के द्वारा संदेश भेजती है। बीसल देव रासो में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। यह किसका मानना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। यानी रामचंद्र शुक्ल जी बीसल देव रासो की भाषा पर बात करते हुए कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी बीसल देव रासो की भाषा पर बातचीत करते हुए बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि बीसल देव रासो में, किसमें? बीसल देव रासो में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। यह किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और बीसल देव रासो में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। यह किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? कि बीसल देव रासो में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। यह कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का। इसी से आप कह सकते हो कि ये कैसी रचना? श्रृंगारिक रचना। कैसी है? श्रृंगारिक रचना, श्रृंगार रस प्रधान रचना है, वीर रस प्रधान नहीं है। ये तो बात हो गई किस पर? तो बीसल देव रासो पर। किस पर बात हो गई? बीसल देव रासो पर बात हो गई। हम लोग 3 ग्रंथों पर बातचीत की अभी। किस पर? एक खुमान रासो, विजयपाल रासो और बीसल देव रासो। इसके बाद जो बहुत प्रमुख ग्रंथ आता है, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रासो काव्य का, वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे कल। अभी हम लोग बातचीत करेंगे जो दूसरा एक ग्रंथ है परमाल रासो। कौन सा है? परमाल रासो पर बातचीत कर लेंगे, क्योंकि 10 मिनट आपका परीक्षा का बचा है क्लास का। अब उसमें पृथ्वीराज रासो के बारे में बातचीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि पृथ्वीराज रासो बहुत ज्यादा कथन, बहुत ज्यादा तथ्य यहां से आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर अभी हम लोग जो बातचीत करेंगे वो परमाल रासो पर बातचीत करेंगे। पृथ्वीराज रासो पर या उससे आगे हम लोग कल बातचीत कर लेंगे। हाँ, तो परमाल रासो कहां गया? ये देखो आ गया आपका परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार कौन है भाई? जगनिक है। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक है, और इनकी रचना परमाल रासो बहुत फेमस है। इसका समय 13वीं शताब्दी। इसका समय क्या है? 13वीं शताब्दी है। और परमाल रासो का एक दूसरा नाम है आलखंड। परमाल रासो का दूसरा नाम क्या? आलखंड, जिसको आल्हा कहते हैं। क्या कहते हैं? आल्हा कहते हैं। याद होगा जो लोग हम उम्र होंगे, बचपन में कहा जाता था कि पानी ना बरस रहा हो, आल्हा बजाओ पानी बरसने लगता था, ऐसी कहावत थी। और कई बार तो अनुभव भी हुआ, वास्तव में पानी नहीं बरस रहा था, दूर दूर तक बादल नहीं, आल्हा बजने लगा और कुछ देर बाद पता लगा पानी बरस गया।
तो ऐसी संभावनाएं थी। यानी कि बरसात के मौसम में, किस मौसम में? बरसात के मौसम में ये गीत गाया जाता, सुना जाता है खूब ज्यादा। कहां? उत्तर भारत में। कहां पर? उत्तर भारत में ये सुना जाता है। और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया। कहां पर? कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि आल्हा या आलखंड किस ऋतु में गाया जाने वाला है, किस ऋतु में गाया जाता है, कहां गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में। कहां पर? वर्षा ऋतु यानी बरसात में, और उत्तर भारत में यह गाया जाता था। इसमें महोबा यानी कलिंजर के राजा परमाल देव, कलिंजर के राजा परमाल देव के 2 वीरों, जिनमें आल्हा और उदल, उदल का नाम उदय सिंह, की वीरता का वर्णन किया गया है। तो महोबा के राजा परमाल देव के 2 वीरों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन इसमें किया गया। इसका अंगिरस वीर रस है। कैसा है? वीर रस है। और यह उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, जो हमारा क्षेत्र है, पूर्वांचल, मध्य प्रदेश तथा बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये गाया कहां जाता? बैसवाड़ा, पूर्वांचल, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड। लेकिन यह प्रश्न आपके उत्तराखंड में भी कई बार पूछा गया, हिमाचल प्रदेश में भी कई बार पूछा गया, दिल्ली में पूछा गया। भले वहां नहीं सुना जाता, ज्यादा नहीं गाया जाता, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ना हो कि सर हम तो हिमाचल प्रदेश से हैं, हम तो जम्मू कश्मीर से हैं, हमारे यहां नहीं सुना जाता। आपके यहां सुना जाए ना सुना जाए, लेकिन यह प्रश्न बन चुका है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो हर एक स्टेट की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि आलखंड किस राज्य में गाया जाता है, किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल, मध्य प्रदेश तथा बुंदेलखंड, या कह सकते हो एक लाइन में कह लो तो उत्तर भारत कह सकते हो। क्या कह सकते हो? उत्तर भारत। कभी कभी उत्तर भारत मिल जाता है विकल्प में। तो उत्तर भारत, बैसवाड़ा, पूर्वांचल, मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु में, किस ऋतु में? वर्षा, जिसको बरसात कहते हो, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इस काव्य में 52 छोटी बड़ी लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। कितनी? 52 छोटी बड़ी लड़ाइयों का वर्णन किया गया। इससे पहले भी बात किए थे, खुमान ने अपने जीवन काल में कितने युद्धों का वर्णन किया? भैया कोई बताएगा, खुमान ने अपने जीवन में कितने युद्धों का वर्णन किया? हाँ, 24 युद्धों का वर्णन किया है। और यहां पर छोटी बड़ी मिलाकर के 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। इसमें लड़े गए युद्धों के 3 मुख्य कारण हैं। 3 मुख्य कारण हैं। एक है विवाह, दूसरा है प्रतिशोध की भावना, और चौथा है लूट। यानी कि इनमें जो 52 लड़ाइयां लड़ी गई छोटी बड़ी मिलाकर के, उन लड़ाइयों का सार देखा गया कि आखिर किस कारण लड़ाई हुई। तो जो लड़ाइयां हुई हैं उनके 3 मुख्य कारण हैं। एक को कहा गया विवाह यानी सुंदर स्त्री, दूसरा प्रतिशोध यानी बदले की भावना, और चौथा है, तीसरा है लूट की भावना। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक कहते हैं। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? तो इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और इसे फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर यानी कि डीएम, इसे फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने, किसने? चार्ल्स एलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में प्रकाशित कराया। बाद में नागरी प्रचारणी सभा काशी से श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो नाम से प्रकाशित करवाया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले किसने प्रकाशन करवाया? तो सबसे पहले प्रकाशित करवाया फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने। कब? 1865 में। लेकिन बाद में कहां से प्रकाशित हुआ? काशी नागरी प्रचारणी सभा। किसने? श्याम सुंदर दास ने। किस नाम से? तो परमाल रासो नाम से। किस नाम से? परमाल रासो के नाम से। और इसका अंग्रेजी अनुवाद वाटरफील्ड ने किया। किसने? अंग्रेजी अनुवाद जो इसका किया गया, तो अंग्रेजी अनुवाद इनका जो किया गया वो वाटरफील्ड के द्वारा किया गया। इस काव्य से एक पंक्ति बहुत पूछी जाती है परीक्षा में, यानी कि छंद विधान की दृष्टि से इस काव्य की एक विशेष शैली है जिसे आल्हा शैली कहा जाता है। तो यह पंक्ति बहुत पूछी जाती है। 12 बरस लो कुकुर जीवे, 12 बरस लो कुकुर जीवे, अब 13 लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। अब यहां से एक जीएस का भी क्वेश्चन आपको तैयार हो गया। यानी कि जो कुकुर है, कुत्ता है, इसकी एक औसत आयु क्या है? 12 वर्ष है। और सियार जो कुत्ते का ही दूसरा रूप है, जंगल में रहता है कुत्ता है, तो ये क्या? सियार की उम्र कितनी है? ये 13 साल है। कितनी है? 13 साल है। और क्षत्रिय 18 साल पहले जीता था। क्यों जीता था? क्योंकि क्षत्रिय का काम ही होता लड़ाई झगड़ा मारकाट करना। अब मारकाट करोगे तो कहां तक जिंदा रहोगे? सेना के लोग हैं, सैनिक लोग हैं। तो आज के जो सैनिक लोग हैं, सेना के लोग हैं, ये पहले वाले
कौन होते थे? ठाकुर लोग होते थे, क्षत्रिय लोग होते थे। लेकिन अब सेना में सबको जाने का अवसर मिल गया है, पहले यह काम केवल क्षत्रियों का था। तो इसलिए कहा जाता था कि 18 साल में ही अगर ठीक ठाक ठाकुर है तो निपट जाता था, ऐसा कहते थे युद्ध लड़के। जैसे आजकल भी सेना में देखो, पता लगा कोई 17 साल पे शहीद हो गया, कोई 19 साल पे शहीद हो गया, कोई 20 साल में 25 साल पे शहीद हो गया, और कुछ लोग तो पड़े पड़े खाते रहते हैं, उनका मौका ही नहीं लगता है, रिटायर भी हो जाते हैं और 70-80 साल तक भी जीते, ऐसे भी लोग हैं। तो यहां पर जो कहा गया कि यहां पर 3 चीजें आपको याद हो गई। एक तो ये छंद किस कविता से है? तो परमाल रासो से। रचनाकार कौन? जगनिक है। दूसरा, कुछ अन्य रचनाएं हैं इस काल में लिखी गई, जैसे रणमल्ल छंद 14वीं शताब्दी में लिखी गई वीर गीत है, श्रीधर व्यास की रचना है। किसकी है? श्रीधर व्यास की। रणमल्ल छंद के रचनाकार श्रीधर मिलते हैं, व्यास नहीं मिलता जल्दी, तो श्रीधर व्यास इनका पूरा नाम है। तो श्रीधर व्यास रणमल्ल छंद के रचनाकार है। हमीर रासो, कई लोग रचनाकार इसको मानते हैं अलग अलग, 14वीं शताब्दी में लिखा गया सारंगधर की रचना है, जो कि अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य को मूल साहित्य ना मानकर सांप्रदायिक शिक्षा मात्र माना है। यह बड़ा महत्वपूर्ण जहरीला तथ्य है। क्या है? महत्वपूर्ण भी है, जहरीला भी है। जहरीला इसलिए है क्योंकि इसको क्या कह दिया, जो भी रासो काव्य है या सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, उसको सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कह के हिंदी साहित्य से अलग कर दिया और मात्र 12 रचनाओं के आधार पर ही क्या कह दिया, आदिकाल की प्रमाणिकता सिद्ध करने का प्रयास कर दिया। ये कलंक हो गया समझो हिंदी के लिए। लेकिन फिर भी जैसा भी है अच्छा है, लेकिन तथ्य पूछा जाता है कि रासो साहित्य को मूल साहित्य ना मानकर सांप्रदायिक शिक्षा मात्र किसने कहा है? तो मूल रासो काव्य को मूल काव्य ना मान करके या मूल साहित्य ना मान करके सांप्रदायिक शिक्षा मात्र किसने कहा है? तो ये भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये बात हो गई आपकी रासो साहित्य पर। रासो साहित्य पर एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई का, और पृथ्वीराज रासो अकेले उतने प्रश्न पैदा करता है या उतने प्रश्न बनाता है जितने पूरे रासो साहित्य पर बनते हैं। यानी कि कल की पूरी क्लास आप कह सकते हो पृथ्वीराज रासो पर ही रहेगी या चंदवरदाई पर ही रहेगी। काफी महत्वपूर्ण है। अगर रासो साहित्य से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से 5 प्रश्न पृथ्वीराज रासो के होंगे, बाकी के 5 प्रश्न अन्य ग्रंथों के होंगे, जिनके बारे में आज हम चर्चा किए हैं। तो रासो साहित्य पर अभी कल और चर्चा होनी है पृथ्वीराज रासो पर। यहां तो भैया कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई शंका हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं। बाकी कल के पेपर में है ना, कल के पेपर में कुछ प्रश्न हैं, 3-4 प्रश्न पर डाउट है, तो उन पर भी जल्दी से बात कर लेंगे या प्रश्न संख्या हमको भेज देंगे। हाँ।